हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSGD सलूजा वेलकमिंग ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज बच्चे हम लोग अपने मल्टी डिस्प्लिनरी केस स्टडी लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के लेक्चर्स की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 20 से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था फेमा एंड अदर इकोनॉमिक एंड बिजनेस लेजिस्लेशंस। और इस पर्टिकुलर चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर चैप्टर की आज 6th क्लास है, तो छठी क्लास इस पर्टिकुलर चैप्टर की है। और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में भी हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के नए 4 केसेस को कवर करेंगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की इस पर्टिकुलर वीडियो को। और सबसे पहले देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको एक केस दिख रहा है और ये पर्टिकुलर केस किसके रिगार्डिंग है तो कहते हैं नाम देखिएगा पहले। वैसे इस पर्टिकुलर केस में आपको ऐसा नाम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे केस में जो फैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं यहाँ पे क्या है लिखा है, अनंत हेश भक्त वर्सेस नयन एस भक्त एंड अदर्स। तो हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे कि यहाँ पे दो पार्टीज़ हैं, एक अपेलेंट है और एक रिस्पॉन्डेंट है, और इसको हम ऐसे ही बोलेंगे, एक अपेलेंट है और एक रिस्पॉन्डेंट है। कहते हैं कौन से एक्ट के प्रोविजंस यहाँ पे हिट हो रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1966 नहीं लिखिएगा बच्चे, 1996 हो जाएगा, ठीक है। चलो कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, तो कहते हैं कि डिस्प्यूट रेज हुआ है, डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। कहते हैं पार्टनर्स के बीच का डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच का है, पार्टनर्स के बीच का डिस्प्यूट है, और जो पार्टनरशिप फर्म है वो अनरजिस्टर्ड है। तो अगर हम बात करें अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। लेकिन 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 हम लोग पुराने केसेस में भी पढ़कर आए हैं और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो वहाँ पे भी हम ये पढ़कर आए थे कि अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड होती है तो उस अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को कुछ कंसिक्वेंसेस फेस करने होते हैं। और हम ऐसे कहते हैं कि अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को कुछ ऐसे राइट्स नहीं मिलते जो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को मिल जाते हैं। कहते ठीक है, कहते हैं अब हमारे केस में तो ये क्लियर है कि ये पार्टनरशिप फर्म कैसी है, अनरजिस्टर्ड है, और इसके जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ। कहते ठीक, कहते पार्टनरशिप डीड एज वेल एज रिटायरमेंट डीड प्रोवाइडेड फॉर आर्बिट्रेशन। कहते हैं अगर हम इस अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की डीड देखें या इनके बीच में जब पार्टनर रिटायर हो रहा था तो रिटायरमेंट डीड थी, उसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो उनमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इन दैट सिनेरियो वो डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, कहते हैं इसका मतलब अगर हम पार्टनरशिप डीड की बात करें तो इनके एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स एग्री की गई। ठीक है, कहते हैं नाउ वेदर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कुड बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड एट पार्टनरशिप इज अनरजिस्टर्ड। अब हुआ क्या कि एक पार्टनर ने सिविल डिस्प्यूट रेज कर दिया इन सिविल कोर्ट, तो दूसरे पार्टनर ने क्वेश्चन रेज कर दिया अंडर सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन। हम पुराने बहुत सारे केसेस पढ़ के आए हैं आर्बिट्रेशन में और उसमें सेक्शन 8 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और सेक्शन 8 साफ कहता है कि अगर दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, अगर उनके बीच में कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज एग्रीड है या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है तो इन दैट सिनेरियो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं उस सिविल प्रोसीडिंग्स पे, और वो कह सकते हैं कि सिविल कोर्ट आप इस पर्टिकुलर मैटर को डील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में तो ये पर्टिकुलर प्रोसीडिंग आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होने का एग्रीमेंट हुआ था। कहते हैं उस सिनेरियो में सिविल कोर्ट उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को, सिविल प्रोसीडिंग को वहीं रोक देता है और मैटर को आर्बिट्रेशन के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहते हैं यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर मैटर सिविल कोर्ट में रेज किया गया तो क्वेश्चन रेज हुआ और पार्टनर ने ये क्वेश्चन रेज किया कि सर ये पर्टिकुलर जो केस है हमारे बीच में ये आर्बिट्रेशन के थ्रू दिखा वेदर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कुड बी रिफ्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट पार्टनरशिप इज अनरजिस्टर्ड। कहते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई लेकिन पार्टनर ने क्वेश्चन रेज कर दिया कि नहीं सर, हमारी फर्म तो अनरजिस्टर्ड फर्म है, अनरजिस्टर्ड फर्म है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। कहते हैं हेल्ड नो, कहते हैं ऐसा नहीं। कहते हैं अब हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन डिसाइड करना है कि अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है बट हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, तो क्या कर सकते हैं? आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं फैक्ट्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड इलेबोरेट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैटर कहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। कहते हैं फैक्ट्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड इलेबोरेट। कहते हैं फैक्ट्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन हम लोगों ने नीचे रीजन में इसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया है, एक एक पॉइंट को अलग अलग बनाया है। कहते हैं सफाइस टू स्टेट दैट डिस्प्यूट्स अरोज बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। कहते हैं अगर इन शॉर्ट हम बोले तो इन शॉर्ट हम ये बोलते हैं कि डिस्प्यूट अराइज हुआ है किसके बीच में, बिटवीन पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म एंड अ सूट वॉज फाइल्ड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। और कहते हैं उसके रिगार्डिंग एक सूट फाइल किया गया, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सूट फाइल किया गया, इन विच द डिफेंडेंट्स हैव फाइल्ड एन एप्लीकेशन सीकिंग टू रेफर द डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन एज द पार्टनरशिप डीड एज वेल एज द रिटायरमेंट डीड कंटेन्ड आर्बिट्रेशन क्लॉज। कहते हैं एक सिविल सूट एग्जीक्यूट हुआ और सिविल सूट एग्जीक्यूट हुआ सिविल कोर्ट में। कहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ? सिविल कोर्ट में। और सिविल कोर्ट में जब ये सिविल सूट एग्जीक्यूट हुआ तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हुआ, टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट जो किसके बीच में हुआ था? पार्टनर्स के बीच में।
कहते हैं जब ये पर्टिकुलर मैटर सिविल कोर्ट में रेज किया गया तो दूसरे पार्टनर ने बोला अनदर पार्टनर ने ये बोला कि सर ये पर्टिकुलर मैटर तो सिविल कोर्ट में डील ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, या हमारे बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है और इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होना चाहिए। कहते ठीक है। कहते हैं अब यहाँ पर अपील फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में ये चेक करने के लिए कि क्या ये पर्टिकुलर मैटर सिविल कोर्ट में डील हो सकता है या आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व होना। कहते ध्यान से सुनिएगा, एक पार्टनर कोर्ट में जा रहा है, हम ऐसे बोलते हैं पार्टनर 1 है जो सिविल कोर्ट में चला गया और सिविल कोर्ट में कह रहा है कि हमारे आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दीजिए। पार्टनर 2 ने क्वेश्चन रेज कर दिया कि सर हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, आप इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करिए। कोर्ट ने बोला कि हाँ आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व होगा। अब जो पार्टनर 1 है जो सिविल कोर्ट में इस पर्टिकुलर मैटर को लेके गया था वो कहता है सर हमारी तो पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है, जब हमारी पार्टनरशिप फर्म ही अनरजिस्टर्ड है तो हमारे एग्रीमेंट की कोई बेसिस नहीं है, आप इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करने का ऑर्डर ना दें। सिविल कोर्ट ने बोला नहीं, ये पर्टिकुलर मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू ही रिजॉल्व होगा। इसीलिए पार्टी नंबर 1 के अगेंस्ट ये डिसीजन आया। वो हाई कोर्ट भी गई, हाई कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट आ गई और सुप्रीम कोर्ट में देखिए यहाँ पे भी उनकी अपील को क्या कर दिया गया, डिसमिस। अपील डिसमिस करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म भले ही अनरजिस्टर्ड है बट देन ऑल्सो इनके बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हुआ है और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा, तो रिजॉल्व आर्बिट्रेशन के थ्रू ही होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस और भी रेज किए गए, उसका आंसर भी वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहती है आफ्टर कंसिडरिंग द सबमिशन ऑफ लर्नेड काउंसिल फॉर बोथ द पार्टीज एंड परयूजिंग द रिकॉर्ड्स, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि दोनों लर्नेड काउंसिल्स को सुनने के बाद, सारे रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद, द कोर्ट फ्रेम द फॉलोइंग 3 इशूज एंड आंसर्ड देम अकॉर्डिंगली। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में 3 इश्यूज, जो सबसे मेन इश्यूज यहाँ पे रेज किए गए थे, उनको डिस्कस किया और उसके प्रॉपर रीजन के साथ उसके आंसर्स दिए। कहते हैं पहला इशू क्या था, वेदर नॉन फाइलिंग ऑफ आइदर ओरिजिनल और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रिटायरमेंट डीड एंड पार्टनरशिप डीड along with application, यहाँ पे लिखा IA means interlocutory application number 4 dated 2014 entitled dismissal of the application as per section 8 subsection 2 of 1996 है। कहते हैं ये क्या है, कहते हैं सेक्शन 8 अगर हमने पढ़ा था और हम लोगों को याद है कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी इसको पढ़ा था, तो सेक्शन 8 साफ कहता था कि अगर कोई भी पार्टी ये क्वेश्चन रेज करती है कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था, मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर केस हुआ और ये पर्टिकुलर केस सिविल कोर्ट में रेज कर दिया गया और दूसरी पार्टी ने बोल दिया कि सर हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। हम पिछले केस में ये भी पढ़कर आए थे कि क्या सर रिटन स्टेटमेंट फाइल करने से पहले ही ये प्रूव कर देना होगा कि हमारे बीच में एग्रीमेंट है आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, तो बढ़ गए थे यस। अब हम यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि सर पहली ही हियरिंग में दूसरी पार्टी ने क्वेश्चन रेज कर दिया और पहली ही हियरिंग में उन्होंने पार्टी ने क्वेश्चन रेज करके ये बोल दिया कि हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, तो हमारा ये पर्टिकुलर मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 8 ये भी कहता है, सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 ये भी कहता है कि अगर आप ये कहते हो कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको वो एग्रीमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश करनी होगी जिस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है। और अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं है, आपने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग से एग्जीक्यूट किया है, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी जमा करिए। कहते हैं वैसे तो ओरिजिनल कॉपीज ही जमा की जाएंगी, लेकिन अगर ओरिजिनल कॉपी मान लीजिए एक पार्टी के पास नहीं है तो दूसरी पार्टी से मंगाई जाएंगी। क्या फोटोकॉपी पर रिलाई किया जा सकता है? कहते हैं जनरली कोर्ट फोटोकॉपीज पर रिलाई नहीं करती, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में रिलाई कर भी सकती है अगर पार्टीज एग्री कर जाती हैं तो। कहते हैं तभी यहाँ पे लिखा, कह रहे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पार्टी ने ये रेस किया कि सर ये पर्टिकुलर मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सर दूसरी पार्टी ने या हमने कोई भी ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी रिटायरमेंट डीड की या पार्टनरशिप डीड की जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, वो सबमिट नहीं की गई। कहते हैं इन द प्रेजेंट केस as noted above, the original retirement deed and partnership deed were filed by the defendants on 12th of May and it is only after filing of original deeds that court proceeded to decide the application, interlocutory application. कहते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कहती है कि जो पार्टी का कंटेंशन है कि हमारे कोर्ट में या सिविल कोर्ट में एज सच कोई भी ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी जमा नहीं की गई है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कहती है कि हमारे सामने ओरिजिनल रिटायरमेंट डीड एज वेल एज पार्टनरशिप डीड डिफेंडेंट ने 12 मई को ही फाइल कर दी थी। ठीक है, कहते हैं इन द प्रेजेंट केस इट इज रिलेवेंट टू नोट दैट रिटायरमेंट डीड एंड पार्टनरशिप डीड हैव आल्सो बीन रिलाइड बाय द प्लेंटिफ्स। और कहते हैं कि जो ये पर्टिकुलर केस रेज हुआ था उस पर्टिकुलर केस में इस पर्टिकुलर ओरिजिनल रिटायरमेंट डीड और पार्टनरशिप डीड पे दूसरी पार्टी ने भी रिलाई किया। तो इसका मतलब ये कंटेंशन पार्टी का कहना कि सर हमारे बीच में जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डिसाइड हुआ था वो कोर्ट में उसकी ओरिजिनल कॉपी पेश नहीं की गई, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रॉपर पार्टीज ने आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपीज को जमा किया है।
कहते हैं हेंस द आर्गुमेंट ऑफ प्लेंटिफ दैट डिफेंडेंट्स एप्लीकेशन इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन नंबर 4 वाज नॉट अकम्प्लीड बाय ओरिजिनल डीड्स हेंस लायबल टू बी रिजेक्टेड। तो ये तो कंटेंशन बिल्कुल गलत है कि उन्होंने ओरिजिनल डीड्स सबमिट नहीं की हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इस कंटेंशन को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने अपनी ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपीज लगाई हैं। We are thus of the view that appellant submission that the application of defendant under section 8 was liable to be rejected cannot be accepted। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू तो ये क्लियर हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस ग्राउंड पे तो हम इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अब इस पर्टिकुलर अपील को एंटरटेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल कॉपीज तो लगाई गई। ठीक है, तो पहला कंटेंशन जो था जिसके बेसिस पे अपीलेंट ने अपील की थी कि इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व इसलिए नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की प्रॉपर ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपीज नहीं जमा की गई, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड नंबर, सर वेदर द फैक्ट दैट ऑल पार्टीज टू द सूट बीइंग नॉट पार्टीज टू द रिटायरमेंट डीड पार्टनरशिप डीड द कोर्ट वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द रेफरेंस रिलाइंग ऑन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। कहते हैं सर यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे बाकी सारी पार्टीज तो पार्टनरशिप डीड और रिटायरमेंट डीड की पार्टीज थी। मतलब यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स जिनके बीच में ये डिस्प्यूट हुआ है वो सारे पार्टनर्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन किए गए थे। सिर्फ एक पार्टी डिफेंडेंट पे एक पार्टी ऐसी थी, डिफेंडेंट नंबर 6 एक ऐसी पार्टी थी जो इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट का पार्ट नहीं थी या इस रिटायरमेंट एग्रीमेंट का पार्ट नहीं थी। अपीलेंट कहता है अगर एक पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमारे उस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्ट ही नहीं थी तो उसको कैसे आर्बिट्रेशन के मैटर में रिजॉल्व करवाया जा सकता है, उसको कैसे हम आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में पार्ट बना लें। इसका मतलब यहाँ पे अपीलेंट ये कहना चाहता है कि सर हमारा डिस्प्यूट हुआ डिफेंडेंट्स के साथ, मैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर हूँ, अपोजिट पार्टी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर है, लेकिन एक डिफेंडेंट नंबर 6 भी है जो हमारे बीच में जिनके बीच में किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो सर फिर कैसे हम इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं? तभी देखो लिखा वेदर द फैक्ट दैट ऑल द पार्टीज टू द सूट बीइंग नॉट पार्टीज टू द रिटायरमेंट डीड एंड पार्टनरशिप डीड। कहते हैं क्या जरूरी है कि जितनी भी पार्टीज रिटायरमेंट डीड और पार्टनरशिप डीड में थी क्या उतनी ही पार्टीज का इस केस में भी होना जरूरी है? तो कोर्ट यहाँ पे क्या जवाब देता है ये देखते हैं। क्या कहते हैं? द प्लेंटिफ एडमिटेडली आर पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एज नोटेड अबव। कहते हैं इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जो प्लेंटिफ है यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पार्टीज हैं वो यहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्ट है। इट डज नॉट लाई इन देयर माउथ टू कंटेंड दैट सिंस वन ऑफ द डिफेंडेंट्स whom they have impleaded was not party to the arbitration agreement, no reference can be made to arbitrator। सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट कहती है इंपॉर्टेंटली कि सिर्फ एक पार्टी, बाकी सारी पार्टीज इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का पार्ट है लेकिन सिर्फ एक पार्टी ऐसी है जो इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, सिर्फ इस वजह से हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को मना कर दें, ऐसा करना गलत होगा। क्योंकि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जब स्टार्ट होती है तो मेन पार्टीज पे फोकस किया जाता है। अगर कोई एंसिलरी पार्टी जुड़ जाती है, अगर उसके साथ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं भी है तो भी काम चलेगा। तभी यहाँ पे लिखा इन द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस इट कैन नॉट बी सेड दैट merely because one of the defendant, that is defendant number 6, was not party to the arbitration agreement, the dispute between the parties which essentially relates to the benefits arising out of retirement deed and partnership deed cannot be referred। कहते हैं तो यहाँ साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कहना तो गलत होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि एक पार्टी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का पार्ट नहीं थी और जो मेन डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जिसके रिगार्डिंग एग्जीक्यूट हुआ है वो जो पार्टनरशिप डीड और रिटायरमेंट डीड है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। तो इन दैट सिचुएशन सिर्फ इस ग्राउंड पे हम इस पर्टिकुलर मैटर को रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम इस पर्टिकुलर अपील को एंटरटेन ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपीलेंट आपका ये कंटेंशन भी गलत है, बिल्कुल गलत है। कहते हैं लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज हैज नोटेड दैट डिफेंडेंट नंबर 6 हैज नॉट इनहेरिटेड एनी शेयर आइदर इन पार्टनरशिप डीड और इन द शेड्यूल्ड प्रॉपर्टी। कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट जज में जब मतलब सिविल कोर्ट में जब ये पर्टिकुलर मैटर रेज हुआ था तो लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज ने साफ क्लियर मेंशन किया था कि डिफेंडेंट नंबर 6 का इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरीके का कोई शेयर नहीं है, ना ही उसकी प्रॉपर्टी में कोई शेयर है, एंड हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बाइफर्केशन ऑफ आइदर कॉज ऑफ एक्शन ऑफ पार्टीज। और इस वजह से डिस्ट्रिक्ट जज ने यहाँ पे बोला था कि इस पर्टिकुलर मैटर में इस पर्टिकुलर पार्टी के लिए अलग से डिस्प्यूट रेज करना सही नहीं। इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को भी हम इसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में ही रिजॉल्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी लर्नेड डिस्ट्रिक्ट जज के इस डिसीजन से सेटिस्फाइड है। ठीक है, कहते नाउ वेदर डिस्प्यूट पर्टेनिंग टू अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड कैन नॉट बी रेफर्ड टू एन आर्बिट्रेशन डिस्पाइट देयर बीइंग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन द डीड ऑफ रिटायरमेंट और पार्टनरशिप डीड। कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं क्वेश्चन यही सबसे पहले क्वेश्चन रेज किया गया था कि क्या एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन पार्टनरशिप डीड एग्जीक्यूटेड है, और पार्टनरशिप एग्जीक्यूटेड पार्टनरशिप डीड और रिटायरमेंट डीड में लिखा है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा। तो क्या सिर्फ इस ग्राउंड पे कि वो पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है, क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं होंगी? सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग हो सकती है। कहते लिखा द सबमिशन बाय द पेटिशनर इज दैट पार्टनरशिप बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। कहते साफ साफ यहाँ पे बोला गया था, पेटिशनर मतलब एपेलेंट यहाँ पे जो है उसने साफ बोला कि सर हमारी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है,
नो रेफरेंस कैन बी मेड टू आर्बिट्रेशन। इसी वजह से सर हमारा इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के थ्रू रिजॉल्व करवाना गलत होगा। कहते हैं इन द प्रेजेंट केस देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज दैट बोथ रिटायरमेंट डीड एंड पार्टनरशिप डीड कंटेन एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कहती है पहली बात तो हम ये क्लियर कर दें कि इस पर्टिकुलर केस में जो पार्टनरशिप डीड और रिटायरमेंट डीड है उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज तो है। मतलब ये चीज तो साइलेंट नहीं है कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है या नहीं है, बिल्कुल है। कहते हैं रिटायरमेंट डीड विच हैड बीन साइंड बाय रिटायरिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंड कंकरिंग पार्टनर्स फॉलोइंग वाज स्टेटेड इन क्लॉज 8। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने रिटायरमेंट डीड के एक पर्टिकुलर क्लॉज को उस आर्बिट्रेशन क्लॉज को भी यहाँ मेंशन किया जो इनकी रिटायरमेंट डीड में क्लियरली मेंशन था। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस पर्टिकुलर रिटायरमेंट डीड में आने वाले पार्टनर्स, कंटिन्यू करने वाले पार्टनर्स, जाने वाले पार्टनर्स सब ने सिग्नेचर किए हैं। और उसके क्लॉज 8 में क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज। साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है या कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती या किसी भी तरीके की कोई लड़ाई हो जाती है बिटवीन पार्टनर्स रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डीड ऑफ रिटायरमेंट और एनी अदर मैटर। अब वो जो डिस्प्यूट है वो इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग हो सकता है या कोई और भी मैटर हो सकता है और एनी अदर मैटर, और ट्रांजेक्शन टचिंग द सेड रिटायरमेंट या फिर इस रिटायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन रेज होता है तो इट शैल बी रेफर टू एन आर्बिट्रेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। वहाँ साफ लिखा हुआ है कि उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को आर्बिट्रेटर के थ्रू आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में ही रिजॉल्व करवाया जाएगा। तो कहते हैं व्हेन द पार्टनर्स एंड दोज हु क्लेम थ्रू पार्टनर्स एग्रीड टू गेट द डिस्प्यूट सेटल्ड बाय आर्बिट्रेशन। कहते हैं अब जितने भी पार्टनर्स हैं या जितने भी पार्टनर्स से रिलेटेड पार्टीज हैं वो सब अगर अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करना चाहती है तो इट इज नॉट ओपन फॉर एपेलेंट टू कंटेंड दैट पार्टनरशिप बीइंग अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म द डिस्प्यूट कैन नॉट बी रेफर्ड। तो इस सिचुएशन में हम ये नहीं कह सकते कि एपेलेंट का जो कंटेंशन है क्योंकि सर हमारी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है इस वजह से आप इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व ना करवाइए, ये गलत होगा। जब सारे पार्टनर्स ने एग्री किया है तो इन दैट सिचुएशन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स ही एग्जीक्यूट होगी। तो कुल मिला के क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये बना कि अपेलेंट ने जिस बेसिस पे अपील रेज की थी, वो जिस ग्राउंड पे ये चाहता था कि इस पर्टिकुलर मैटर को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू रिजॉल्व ना करवाया जाए, ये गलत है। कहते हैं द पिटिशनर्स हैव नॉट बीन मेड एबल टू शो एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन आइदर इन आर्बिट्रेशन एक्ट और इन एनी अदर स्टैट्यूट फ्रॉम विच इट कैन बी सेड दैट। कहते हैं जो यहाँ पे एपेलेंट है वो किसी भी तरीके से ये प्रूफ नहीं कर पाया, ना ही आर्बिट्रेशन एक्ट के लिखे किसी प्रोविजन के थ्रू, ना ही किसी और एक्ट के प्रोविजन के थ्रू, क्या दैट डिस्प्यूट कंसर्निंग अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड कैन नॉट बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। कहते हैं वो बिल्कुल भी प्रूफ नहीं कर पाया कि ऐसा डिस्प्यूट जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड के जो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के बीच में हो रहा है और क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है इस वजह से आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर रिजॉल्व नहीं हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। देयरफॉर वी दस डू नॉट फाइंड एनी सब्सटेंस इन द थर्ड सबमिशन ऑफ द एपेलेंट। हम एपेलेंट की किसी भी बात से सहमत नहीं है। इन द रिजल्ट वी डू नॉट फाइंड एनी मेरिट इन दिस अपील विच इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। और सुप्रीम कोर्ट कहती है इसी वजह से हमको नहीं लगता कि एपेलेंट की इस अपील में कोई भी दम है, इसी वजह से उन्होंने इस पर्टिकुलर मैटर को यहीं पे क्या कर दिया, खत्म कर दिया। चलो, तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई, समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट केस था बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हाईली इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में ये कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हमको और फर्दर केसेस में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, कहते हैं नेक्स्ट केस आता है और नेक्स्ट केस क्या लिखा हुआ है, कहते हैं लिखा न्यू जेन स्पेशलिटी प्लास्टिक लिमिटेड। यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि ये एक बोरोवर है, ये एक बोरोवर कंपनी है जिसने पैसा बोरो किया। अभी हम आगे केस में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने ये बोरोवर वर्ड क्यों लिखा। और दूसरे नंबर पर लिखा इंटेक कैपिटल लिमिटेड और हम ये बोलेंगे कि ये एक लेंडर कंपनी है। कैसी कंपनी है? लेंडर कंपनी, जिसने पैसा उधार दिया है। तो हम ऐसे बोलेंगे न्यूजन ने पैसा उधार लिया है, किससे लिया है? इंटेक कैपिटल लिमिटेड से। ठीक है, कहते हैं अगेन कौन सा लॉ यहाँ पे हिट हो रहा है, कहते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट प्रोविजन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, उसका सेक्शन 37। ध्यान से सुनिएगा क्या है, कहते हैं एक्स पार्टी अवार्ड। कहते हैं जो अवार्ड आया है वो एक्स पार्टी आया। एक्स पार्टी आने का मतलब कि एक पर्टिकुलर पार्टी की बात को सुना गया, लेकिन इस केस में हम देखेंगे कि कुछ स्टार्टिंग की कुछ हियरिंग्स में तो पार्टी प्रेजेंट हुई, लेकिन उसके बाद वो पार्टी प्रेजेंट ही नहीं हुई। कौन सी पार्टी प्रेजेंट हुई कुछ टाइम के लिए, उसके बाद हुई नहीं? कहते हैं वो बोरोवर कंपनी थी। कहते हैं बोरोवर कंपनी ने लोन लिया हुआ था लेंडर कंपनी से और लेंडर कंपनी को उसने टाइम पे पैसा नहीं लौटाया। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट भी एग्जीक्यूट हुआ था कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है या किसी भी तरीके की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उस चीज़ को रिजॉल्व करवाएंगे थ्रू आर्बिट्रेशन। जब लेंडर को ये पता लगा कि उसका पैसा वापस नहीं किया गया तो लेंडर ने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को एग्जीक्यूट कर दिया। अब जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो बोरोवर कंपनी वहाँ पर उस प्रोसीडिंग्स में कुछ हियरिंग में तो आया, उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। इस वजह से एक्स पार्टी अवार्ड आ गया। एक्स पार्टी अवार्ड आने का मतलब यहाँ पे ये था कि बोरोवर कंपनी की तरफ से तो कोई आ नहीं रहा था, लेंडर कंपनी ने ये चीज़ को पूरा प्रूफ कर दिया था कि उन्होंने लोन दिया था, इतना % उसका इंटरेस्ट होना था, उन्होंने सारी सिक्योरिटीज़ दिखा दी, उन्होंने सारी EMIs के अमाउंट दिखा दिए, जो पेंडिंग अमाउंट था उसके बारे में भी सारा कुछ प्रूफ कर दिया।
अब क्योंकि लेंडर कंपनी बिल्कुल सही अपने सारे फैक्ट्स को प्रूव कर चुकी थी और बोरोवर कंपनी की तरफ से कोई आ नहीं रहा था, इस वजह से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने किसके फेवर में डिसीजन सुना दिया? लेंडर कंपनी के फेवर में। जैसे ही लेंडर कंपनी के फेवर में डिसीजन आया, बोरोवर कंपनी ने केस रेस कर दिया कोर्ट में। कोर्ट कहती है हम इस मैटर को एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर अवार्ड जो आया वो बिल्कुल ठीक है, एक्स पार्टी अवार्ड है, बिल्कुल ठीक है, बोरोवर कंपनी आई नहीं, लेंडर कंपनी ने सब कुछ प्रूव कर दिया है, तो यहाँ पे एज सच वापस से प्रोसीडिंग को लॉन्च करने का कोई मतलब नजर नहीं आता। तभी कहते हैं लायबिलिटी टू रीपे द लोन प्रूव्ड बाय एविडेंस। कहते हैं लेंडर कंपनी ने प्रॉपर एविडेंसेस देकर प्रूव कर दिया था कि न्यूजेन स्पेशलिटी प्लास्टिक लिमिटेड ने हमसे लोन लिया था और उनके ऊपर लायबिलिटी है लोन को रीपे करने की, लेकिन उन्होंने किया नहीं। कहते हैं वेदर द अवार्ड कुड बी इंटरफेयर्ड। अब क्योंकि न्यूजेन स्पेशलिटी प्लास्टिक लिमिटेड कोर्ट में आ गई है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के अगेंस्ट, आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट, क्या इंटरफेयर किया जाए? हेल्ड नो। दिल्ली हाई कोर्ट कहती नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग बिल्कुल प्रॉपर मैनर में एग्जीक्यूट। आइए देखते हैं क्या लिखा है। कहते हैं द एपेलेंट ऑब्जेक्टर, एपेलेंट यहाँ पे कौन है? हम ऐसे बोलेंगे बोरोवर। कहते हैं द एपेलेंट ऑब्जेक्टर दैट इज बोरोवर हैड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹3 करोड़ फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। एंड हु इज रिस्पोंडेंट? कहते हैं ये कंपनी है, कौन सी कंपनी? कहते हैं ये लेंडर कंपनी। चलो, तो कहते हैं द एपेलेंट ऑब्जेक्टर ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹3 करोड़ फ्रॉम द रिस्पोंडेंट फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर इट्स बिजनेस। और ये पर्टिकुलर 3 करोड़ का अमाउंट क्यों रेज किया गया था? क्योंकि उनको एक इंस्ट्रूमेंट परचेज करना था, एक इक्विपमेंट परचेज करना था, ठीक है। कहते हैं एपेलेंट ऑल्सो टेंडर्ड अ कोलेटरल सिक्योरिटी फॉर अ सम ऑफ ₹90 लाख। 90 लाख रुपए की कोलेटरल सिक्योरिटी भी दी थी बोरोवर ने इस पर्टिकुलर अमाउंट को सिक्योर करने के लिए। कहते हैं सिंस द एपेलेंट फेल टू पे द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑन टाइम, हेंस देयर अराइजेस अ ड्यूज ऑफ 2,80,25,074। कहते हैं जो बोरोवर कंपनी थी उसने डिफॉल्ट कर दिया, मंथली ईएमआई जो पे करनी थी वो उसने नहीं पे की, जिसकी वजह से जो ड्यू अमाउंट है वो कितने का हो गया? 2 करोड़ के आसपास का हो गया, ठीक है। कहते हैं एंड टू रिकवर विच क्लेम द रिस्पोंडेंट लेंडर इन्वोक्ड आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। कहते हैं क्योंकि इन दोनों पार्टीज के बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था और इस अमाउंट को रिकवर करने के लिए लेंडर ने क्या कर दिया? आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को एग्जीक्यूट कर दिया। कहते ठीक है। कहते हैं एपेलेंट एप्लीकेंट अपीयर्ड इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स ऑन सम डेट्स बट दे आर आफ्टर फेल टू अपीयर। कहते हैं स्टार्टिंग की कुछ हियरिंग्स में तो जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स हुई उसकी कुछ हियरिंग्स में तो बोरोवर प्रेजेंट हुआ, लेकिन उसके बाद उसने आना बंद कर दिया। एंड हेंस वॉज प्रोसीडेड एक्स पार्टी and the impugned award was passed decreeing the recovery of the amount along with interest but subject to adjustment to be granted to the appellant with respect to the collateral amount of ₹90 लाख। और कहते हैं क्योंकि पार्टी प्रेजेंट नहीं हो रही थी बोरोवर, इस वजह से आर्बिट्रल अवार्ड किसके फेवर में आ गया? कहते हैं किसके फेवर में आया? बोरोवर कंपनी के तो अगेंस्ट चला गया, लेंडर कंपनी के फेवर में आ गया। अच्छा, लेंडर कंपनी के फेवर में ऐसे ही नहीं अवार्ड आ गया, लेंडर कंपनी ने हर एक चीज को प्रूव किया प्रॉपर एविडेंस देके। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि बोरोवर आया नहीं इस वजह से अपोजिट पार्टी के फेवर में डिसीजन आ गया, ऐसा नहीं था। प्रॉपर एविडेंसेस शो किए थे अपोजिट पार्टी ने, लेंडर पार्टी ने, इस वजह से उसके फेवर में डिसीजन आया, ठीक है। और साथ ही साथ डिसीजन में ये भी लिखा हुआ कि आपको पूरा अमाउंट रिकवर करने का हम ऑर्डर देते हैं, आप पूरा अमाउंट रिकवर करिए विद इंटरेस्ट। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा जो 90 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी है उसको पहले एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो आप रिकवर करिएगा, ठीक है। कहते हैं ना एपेलेंट चैलेंज द इम्प्यून्ड अवार्ड बाय फाइलिंग ऑब्जेक्शंस बिफोर द कोर्ट। और अब यहाँ पे एपेलेंट जब ये आर्बिट्रल अवार्ड बोरोवर के अगेंस्ट आ गए तो उसने इस पर्टिकुलर मैटर को, इस आर्बिट्रल अवार्ड के डिसीजन को रेज किया, ऑब्जेक्शन रेज किया बिफोर द कोर्ट बिलो अंडर सेक्शन 34 में लिखा है सेटिंग असाइड ऑफ एन आर्बिट्रल अवार्ड। सेक्शन 34 हम पीछे भी पढ़कर आए थे, वहाँ लिखा हुआ था टू सेट असाइड एन आर्बिट्रल अवार्ड। अगर आर्बिट्रल अवार्ड से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप उसको सेट असाइड कर सकते हो बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट एंड विच हैव बीन डिसमिस्ड बाय द इम्प्यून्ड जजमेंट, हेंस द प्रेजेंट अपील। लेकिन लोअर कोर्ट ने, सिविल कोर्ट ने जब इस पर्टिकुलर मैटर को देखा तो उन्होंने भी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने बोला कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग सही मैनर में एग्जीक्यूट हुई है, तो इस वजह से हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसीलिए ये पर्टिकुलर मैटर कहाँ आ गया है? ये दिल्ली हाई कोर्ट में आ गया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी क्या बोला? इस अपील को हम डिसमिस करते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर अपील में कोई दम नहीं है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग सही तरीके से एग्जीक्यूट हुई थी। कहते देखो लिखा वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट कौन है? लेंडर। कहते हैं वंस इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिस्पोंडेंट, कहते एक बार रिस्पोंडेंट ने अगर प्रूव कर दिया है बाय मेकिंग लीडिंग एविडेंसेस दैट एपेलेंट हैड टेकन अ लोन, that there was default in repayment of the loan amount as there was default of the payment of monthly installment। कहते हैं साफ साफ उसने प्रूव कर दिया है कि सर बोरोवर अपेलेंट कंपनी ने हमसे लोन लिया है, लोन लेने के बाद उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन, और जब डिफॉल्ट हुआ है मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, दैट इज द रिस्पोंडेंट प्रूव्ड इट क्लेम्स इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। और रिस्पोंडेंट ने अपनी सारी बातों को, अपने सारे कंटेंशंस को प्रूव कर दिया है बाय मेकिंग प्रॉपर एविडेंसेस। कहते हैं द इम्प्यून्ड अवार्ड डेटेड दिस कुड नॉट हैव बीन इंटरफेयर्ड विद बाय द कोर्ट बिलो अंडर सेक्शन 34। इस वजह से ये कोर्ट कहती है कि हम इस पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरफेयर नहीं कर सकते।
कहते द कोर्ट बिलो कुड नॉट हैव इंटरफेयर्ड विद सच एन अवार्ड, नॉट ओनली बिकॉज अ कोर्ट हियरिंग ऑब्जेक्शन डज नॉट सिट एज एन अपीलेंट कोर्ट टू रीअप्राइज द एविडेंस एज ऑल्सो फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट्स एंड कंक्लूजन। कहते हैं सिर्फ इस वजह से कोर्ट ये नहीं कह रही कि कोर्ट ये अपीलेंट कोर्ट है और इस पर्टिकुलर मैटर को ये डील कर सकती है। कोर्ट कहती है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन उसके पास पावर है इस पर्टिकुलर मैटर को रेज करने की या डील करने की, इस वजह से वो खाली डील नहीं कर सकती। कह रहे हैं हम ऐसे बोलते हैं कि आपके पास पावर है अंडर सेक्शन 34 की, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हो आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है आप अपील कर सकते हो हाई कोर्ट में, जैसा कि यहाँ पे अपीलेंट पार्टी कर रही है। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि कोर्ट के पास पावर है उस आर्बिट्रल अवार्ड के डिसीजन को रिवर्स करने की या मॉडिफाई करने की, इस वजह से कोर्ट उसको कर दे, ऐसा गलत है। कोर्ट के पास पावर होने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट अपनी पावर का एक्सरसाइज करेगी ही करेगी। ये मैटर तो मैटर डिपेंड करेगा कि यहाँ जहाँ लगेगा कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स गलत हैं या पार्टी ने गलत फैक्ट्स प्रूव किए हैं या पार्टीज ने गलत एविडेंसेस दिए हैं, वहाँ पे कोर्ट बीच में आएगी, बिल्कुल आएगी। सेक्शन 34 में आप अपना राइट इन्वोक कर सकते हो। लेकिन जबरदस्ती कोर्ट के पास पावर है इस वजह से वो जबरदस्ती आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के अवार्ड के अगेंस्ट चली जाए, ऐसा करना गलत हो। तभी लिखा बट ऑल्सो बिकॉज इवन इफ द कोर्ट बिलो हियरिंग ऑब्जेक्शन वॉज अ सिविल कोर्ट, येट द इम्प्यून्ड अवार्ड इवन एज अ डिग्री could not have been set aside as the respondent's entitlement was proved फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट टेकन एज लोन। कहते हैं हम जबरदस्ती इस पर्टिकुलर मैटर को रेस इसलिए नहीं कर सकते या वापस से अपील में इसलिए एंटरटेन नहीं कर सकते क्योंकि जो रिस्पॉन्डेंट पार्टी है, जो लेंडर है, उसने क्लियर कट प्रूफ किया है कि सर उसने लोन दिया था, बोरोवर ने लोन लिया था, बोरोवर ने रीपेमेंट नहीं की, इस वजह से आर्बिट्रल अवार्ड लेंडर के फेवर में आ गया। तो कहने जब क्लियर कट सारे एविडेंसेस प्रूव कर चुके हैं सारे केस को, तो जबरदस्ती इस पर्टिकुलर मैटर को आगे प्रोसीड करने से कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलेंट फर्स्टली आर्ग्यूड दैट, अब जरा देखें कि अपेलेंट मतलब बोरोवर के लर्नड काउंसिल एडवोकेट क्या सबसे पहले आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द रिस्पोंडेंट लेंडर फर्स्ट टू एडजस्ट द अमाउंट ड्यू बाय सेल ऑफ हाइपोथिकेटेड इक्विपमेंट। कहते हैं सर यहाँ पे बोरोवर जो बोरोवर कंपनी है उसके लर्नड काउंसिल ये कहते हैं कि सर लेंडर को अगर रीपेमेंट नहीं हुई है उनके लोन की, तो लेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस इक्विपमेंट को परचेज करने के लिए हमने लोन लिया था, पहले वो उस इक्विपमेंट को सेल करके अपने अमाउंट की रिकवरी करे। अगर उसको पूरा अमाउंट रिकवर नहीं होता तो हमारी कोलेटरल सिक्योरिटी से रिकवर करे, अगर कोलेटरल सिक्योरिटी से भी नहीं होता तो हमारी पर्सनल लायबिलिटी है। क्या अपेलेंट के लर्नड काउंसिल का कंटेंशन आपको बिल्कुल ठीक लगता है? हाँ सर लगता तो ठीक है, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं 90 लाख रुपए की जो कोलेटरल सिक्योरिटी थी सर वो तो सेकेंडरी थी ना, क्योंकि वो कोलेटरल है, प्राइमरी तो थी नहीं। प्राइमरी सिक्योरिटी तो वो इक्विपमेंट ही था। अब बोरोवर कहता है कि सर लेंडर को पहले हमारा इक्विपमेंट सेल करना चाहिए, वो इक्विपमेंट बेच दे, जितनी रिकवरी उसको होती है अपने लोन की रिकवरी कर ले, और उसके बाद अगर कुछ बच जाएगा तो कोलेटरल सिक्योरिटी से ले ले, और कोलेटरल सिक्योरिटी से भी अगर तब नहीं मिल पाया तो हमारी पर्सनल लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने तुरंत उस लर्नड काउंसिल से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब मांगा, और उन्होंने क्या बोला कि बताइए बोरोवर कंपनी के वकील, क्या आपने लेंडर को इक्विपमेंट वापस किया? लेंडर तो बोरोवर का उस इक्विपमेंट को तब बेचेगा जब बोरोवर लेंडर को वो इक्विपमेंट दे। सर वकील ने बोला नहीं, ऐसा तो हमने नहीं किया। तो फिर वकील जो फिर यहाँ पे जज कहते हैं कि जब आपने अभी तक इक्विपमेंट दिया ही नहीं लेंडर को, तो वो उसको बेचे कैसे? तभी देखो यहाँ लिखा है, कहते हैं लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलेंट फर्स्टली आर्ग्यू, सबसे पहला क्वेश्चन उनका क्या था, दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द रिस्पोंडेंट लेंडर फर्स्ट टू एडजस्ट द अमाउंट ड्यू बाय सेल ऑफ हाइपोथिकेटेड इक्विपमेंट। कहते हैं सबसे पहले तो उनको इस इक्विपमेंट को सेल करना चाहिए था और उससे रिकवरी करनी चाहिए थी। हाउएवर व्हेन आई पुट अ क्वेरी टू काउंसिल फॉर द एपेलेंट दैट वेदर द एपेलेंट हैड रिटर्न द मशीनरी टू द रिस्पोंडेंट, दिल्ली हाईकोर्ट के जज कहते हैं कि जैसे ही हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अपना क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चनिंग की और हमने पूछा कि बताइए काउंसिल, एपेलेंट के काउंसिल, बोरोवर के लर्नड काउंसिल, कि क्या आपने उस इक्विपमेंट का पोजेशन दिया रिस्पोंडेंट कंपनी को, या हम ऐसे बोले लेंडर कंपनी को, तो इट इज कंसीडर्ड दैट मशीनरी इक्विपमेंट परचेज बाय एपेलेंट बाय यूटिलाइजेशन ऑफ द लोन ग्रांटेड हैव नॉट बीन रिटर्न टू द रिस्पोंडेंट। तो सर उसका बदले में जवाब आया कि नहीं सर, अभी तक हमने इक्विपमेंट तो रिस्पोंडेंट पार्टी को नहीं दिया। तो कोर्ट कहती है जब आपने इक्विपमेंट दिया ही नहीं तो उसको बेचा कैसे जाए? कहते हैं लर्नड काउंसिल फॉर द एपेलेंट देन आर्ग्यू दैट रिस्पोंडेंट इज लायबल टू एडजस्ट द सिक्योरिटी अमाउंट। लर्नड काउंसिल एपेलेंट के क्या कहते हैं, फिर ध्यान से दूसरा आर्ग्यूमेंट उन्होंने क्या रेज किया कि सर रिस्पोंडेंट इज लायबल टू एडजस्ट द सिक्योरिटी अमाउंट एंड टू विच देयर इज नो डिस्प्यूट बिकॉज आर्बिट्रेटर एज पर द इम्प्यून्ड अवार्ड व्हाइल ग्रांटिंग रिलीफ एज पैरा 8 डायरेक्टेड रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू ओनली आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ ₹90 लाख। कहते हैं उसके बाद एपेलेंट ने एक क्वेश्चन रेज किया कि सर सिक्योरिटी अमाउंट को एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट कहती है, दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस कहते हैं सर अगर आप आर्बिट्रल अवार्ड को रेफर करें तो वहाँ साफ साफ आर्बिट्रेटर प्रोसीडिंग्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ये लिखा है
कि पहले आप कोलेटरल सिक्योरिटी के अमाउंट से पैसा रिकवर कर लीजिए, जितना अमाउंट रिकवर हो सकता है करिए, फिर जो बचेगा फिर उसकी रिकवरी आप अलग से करिएगा। तो ये तो आर्बिट्रल अवॉर्ड में बिल्कुल ठीक है, इसको तो आर्ग्यू करने का कोई मतलब बनता ही नहीं। हाँ, अब एक अगला पॉइंट और आता है, और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ये अगला पैराग्राफ ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में रेज ही नहीं हुआ, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में इस क्वेश्चन पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ, क्या किसी नए क्वेश्चन को कोर्ट सेक्शन 34 की अपील में क्या एंटरटेन कर सकती है? यहाँ कोर्ट कहती है बिल्कुल नहीं। कोर्ट कहती है ऐसा मैटर जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में डिसाइड ही नहीं हुआ, ऐसा मैटर जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में रेज ही नहीं हुआ, उस पर हम कोई जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अपील को एंटरटेन कर रहे हैं। हम उन मैटर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो लोअर कोर्ट में रेज हुए थे। लेकिन अगर आपने आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में किसी क्वेश्चन को रेज ही नहीं किया तो हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि दाउ लर्नेड काउंसिल फॉर द एपेलेंट आर्ग्यूड दैट, कहते हैं लर्नेड काउंसिल जो एपेलेंट बोरोवर कंपनी के जो लर्नेड काउंसिल थे, उन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट रखी दैट द अमाउंट ऑफ ₹90 लाख हैड टू बियर इंटरेस्ट। However, this plea could have only been taken before this court if the appellant had taken such a plea in the arbitral proceeding. कहते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट रेज किया बाय द लर्नेड काउंसिल ऑफ द बोरोवर कंपनी कि इस 90 लाख पे इंटरेस्ट का क्या होगा। लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस यहाँ पे ये कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर मैटर को डील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर मैटर को हम तभी डील कर सकते थे अगर एपेलेंट कंपनी, अगर बोरोवर कंपनी, अगर लर्नेड काउंसिल ऑफ बोरोवर कंपनी आपने एक क्वेश्चन रेज किया होता आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में, क्योंकि तब तो आपने एक क्वेश्चन रेज किया नहीं, तो अब हम किसी नए क्वेश्चन को इस अपील वाली प्रोसीडिंग्स में एंटरटेन नहीं करेंगे। Most important point, and substantiate the same, but once the appellant chooses to remain ex parte in the arbitration proceeding। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट यहाँ पे क्या कहती है? दिल्ली हाईकोर्ट कहती है जब एक बार बोरोवर कंपनी ने हियरिंग में जाने से ही मना कर दिया, उन्होंने कोई क्वेश्चन रेज ही नहीं किए, तो प्ली ऑन मैरिट्स विच इज नॉट रेज्ड, तो ऐसे क्वेश्चंस जो रेज ही नहीं किए गए बिफोर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कैन नॉट बी रेज्ड बिफोर द कोर्ट हियरिंग ऑब्जेक्शंस अंडर सेक्शन 34 ऑफ द एक्ट एंड मच लेस दिस एपेलेट कोर्ट हैविंग अपील अगेंस्ट द डिसमिसल ऑफ ऑब्जेक्शन। तो कहते हैं उस सिचुएशन में तो हम सेक्शन 34 में उन पर्टिकुलर मैटर्स पे तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकते। ध्यान से समझिएगा, सेक्शन 34 क्या कहता है कि आप आर्बिट्रल अवॉर्ड से सेटिस्फाइड नहीं हो, इस वजह से आप यहाँ पर अपील कर रहे हो या कोर्ट में जा रहे हो। लेकिन हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो मैटर आपने आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में डिस्कस ही नहीं किया, उस पर हम यहाँ पे कैसे कोई डिसीजन ले लें। तो इस वजह से ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं इस पर्टिकुलर केस की और बात करूँ तो इस पर्टिकुलर केस में दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि एक तो ये पहला आर्ग्यूमेंट था, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नीचे आए तो नीचे आते हैं तो ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट था, ये सेकेंड आर्ग्यूमेंट था, सेकेंड आर्ग्यूमेंट। और ये बात करें तो ये सर थर्ड आर्ग्यूमेंट था। लेकिन थर्ड आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये बिल्कुल बेसलेस था। क्यों बेसलेस था? लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे बोल रहे हैं कि यहाँ दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है जो पर्टिकुलर मैटर आपने आर्बिट्रल प्रोसीडिंग में रेज ही नहीं किया, हम यहाँ पे सेक्शन 34 में उसका डिस्कशन नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली दिस कोर्ट कैन नॉट एडजुडिकेट द इश्यूज ऑन मैरिट विच वर नॉट एड्रेस्ड इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि ऐसे पॉइंट्स पे जहाँ पे आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ, उन पर हम अपना मैटर डिसाइड नहीं कर सकते। इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन देयर इज नो मैरिट इन द अपील एंड द सेम इज देयरबाय डिसमिस्ड। और इस वजह से दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि इस अपील में कोई भी दम नहीं है, इस वजह से हम इसको क्या करते हैं? डिसमिस करते हैं। चलो, तो दो केसेस हो गए हमारे बच्चे, दो केसेस हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, थर्ड नंबर केस पे आते हैं। कहते हैं थर्ड नंबर केस देखिए किसके बीच में है, तो कहते लिखा मेसर्स ड्यूरो फेलग्योरा SA। हम ऐसे बोलेंगे कि एक फॉरेन कंपनी, कैसी कंपनी है? एक फॉरेन कंपनी। और दूसरे नंबर पे बोल रहे हैं, एक लिखा है गंगावरम पोर्ट लिमिटेड। एक गंगावरम पोर्ट लिमिटेड है जिसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं GVP। क्या बोल रहे हैं? GVP, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं GPL। नीचे दो नाम से यूज हो सकता है, GVP और GPL। कह रहे दो पार्टीज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है कौन सा लॉ हिट हो रहा है? अगेन आर्बिट्रेशन एंड कंसर्वेशन एक्ट 1996। ध्यान से सुनिएगा क्या है। कहते लिखा 5 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड 1 MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स और एक MOU एग्जीक्यूट हुआ है बिटवीन 2 कंपनीज। ठीक है। कहते हैं ईच कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड आर्बिट्रेशन क्लॉज। और कहते हैं जब अलग अलग 5 कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट में अलग आर्बिट्रेशन क्लॉज है। कहते हैं वेदर सिंगल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व ऑल द डिस्प्यूट अरोज इन दीज 6 कॉन्ट्रैक्ट्स। कहते हैं 5 कॉन्ट्रैक्ट थे, एक MOU था, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो एक कॉर्पोरेट गारंटी भी इशू की गई है। हम यहाँ बोलेंगे कि हर कॉन्ट्रैक्ट में, टोटल 6 कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग को हम आर्बिट्रल मैनर में प्रोसीड करेंगे। हम ऐसे बोलते हैं कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के थ्रू ही वो रिजॉल्व होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो क्या 6 प्रोसीडिंग अलग अलग चलेंगी? 6 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो क्या 6 प्रोसीडिंग अलग अलग चलेंगी या एक ही आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल
इन सारे मैटर्स को, इन 6 के 6 कॉन्ट्रैक्ट को एक ही मैनर में डील कर ले, ये क्वेश्चन। अब हमसे क्वेश्चन ये बोला गया कि जब ये 6 कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है तो क्या इन 6 कॉन्ट्रैक्ट की आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अलग होनी चाहिए? क्या इन 6 कॉन्ट्रैक्ट का आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एक साथ इन सारे मैटर्स को डील नहीं कर सकता, या अलग अलग करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन। अब एक पार्टी कहती है कि नहीं सर, इसको तो एक साथ ही हम कर सकते हैं। उन्होंने एक जजमेंट को भी रेफर करते हुए ऐसा बोला कि सर देखिए, यहाँ एक जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर एक जैसे मैटर्स हैं तो हमको एक ही मैनर में डिसाइड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 6 कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग डिसाइड किया जाए या एक साथ किया जाए। हेल्ड नो, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है नहीं, एक साथ तो नहीं कर सकते, अलग अलग करेंगे। फिर हम ऐसे बोल रहे हैं कि सर जो वो जजमेंट आपने बोला अभी कि एक जजमेंट शो की गई थी सुप्रीम कोर्ट की, जहाँ लिखा था एक साथ कर सकते हो, फिर उसका क्या रिलेवेंस है, आइए पढ़ते हैं। पहले समझते हैं क्या कहते, लिखा था रिस्पॉन्डेंट जीपीएल, द रिस्पॉन्डेंट जीपीएल, ध्यान से, इंटेंडेड टू एक्सपैंड इट्स फैसिलिटीज इन दी पोर्ट, कहते हैं जो ये एक पोर्ट है जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में नाम कह दिया था जीपीएल, जहाँ लिखा था जीवीपी। कहते हैं जीपीएल एक रिस्पॉन्डेंट कंपनी है और यहाँ पे इनका एक पोर्ट है, कहते हैं, और ये अपने पोर्ट में फैसिलिटीज को एक्सटेंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू बल्क मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। और ये किस काम को एक्सपैंड करना चाहते हैं? कहते हैं इनके पास जो मटेरियल है वो बल्क में होता है और उसको हैंडल करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे बनाना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं दिस इंक्लूडिंग, कहते हैं जो ये प्रोजेक्ट है इनका बल्क मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का, इट विल इंक्लूड इंजीनियरिंग वर्क, इट विल इंक्लूड डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ बल्क मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। कहते हैं ये सारा काम होना है, इंजीनियरिंग का काम, डिजाइनिंग का काम, प्रॉपर हैंडलिंग का काम, इरेक्शन का काम, टेस्टिंग का काम, सप्लाई का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम, कहते हैं सब काम होने, as well as other associated works and integration of the same with the existing coal handling system etc. कहते हैं और इसके अलावा भी कुछ एंसिलरी वर्क्स हो सकते हैं, कुछ और एसोसिएटेड वर्क्स हो सकते हैं जो करने होंगे, और इनको प्रॉपर इंटीग्रेटेड मैनर में इस तरीके से करना होगा कि जो एग्जिस्टिंग हैंडलिंग सिस्टम है उससे ये कोरिलेट कर जाए, ठीक है। कहते हैं आफ्टर पोस्ट बिड नेगोशिएशन, कहते हैं बिडिंग हुई, टेंडर निकाले गए, नेगोशिएशंस हुई, द पिटिशनर ड्यूरो फेल्गोरा, जो पर हम लोगों ने नाम लिखा था फॉरेन कंपनी, एंड इट्स सब्सिडरी एफजीआई, हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पे ड्यूरो प्लस एफजीआई, और ड्यूरो की सब्सिडरी कंपनी है कौन सी? एफजीआई, ठीक है। वर कंसिडर्ड बाय जीपीएल, कहते हैं स्पोर्ट लिमिटेड कंपनी ने इन दो कंपनीज को, ड्यूरो और एफजीआई के नेगोशिएशंस को एक्सेप्ट करते हुए ड्यूरो फेल्गोरा एंड एफजीआई वर सेलेक्टेड एज द कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर द वर्क, और ये सारा काम इन्होंने इन दो कंपनियों को हैंड ओवर कर दिया। कौन सी कंपनी? एक ड्यूरो फेल्गोरा और एक एफजीआई, ठीक है। कहते हैं आफ्टर डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज द मेन कॉन्ट्रैक्ट दैट इज ओरिजिनल पैकेज नंबर 4 टीडी वाज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट एंड सेपरेट पैकेजेस। कहते हैं इस पूरे काम को 5 अलग अलग पैकेजेस में डिवाइड कर दिया गया, मतलब इस पूरे काम को 5 टुकड़ों में बांट दिया गया, ठीक है। कहते हैं मेन काम तो वही था, बल्क हैंडलिंग सिस्टम, लिखा था ना बल्क मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, लेकिन इस काम को, क्योंकि इस काम में एक काम नहीं है, अलग अलग बहुत सारे काम है, इरेक्शन भी है, टेस्टिंग भी है, कमीशनिंग भी है, सप्लाई भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, बहुत सारे काम है, डिजाइनिंग है, इलेक्ट्रिशियन, यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क है, तो कहते हैं इस सारे कामों को हमने 5 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा, ये सारे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल अलग है क्योंकि इन सबके काम बिल्कुल अलग है, ठीक है। कहते हैं इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 डिफरेंट एंड सेपरेट पैकेजेस। Separate letters of award for 5 different packages were issued to Messrs. Duro Felgora SA and the Indian subsidiary FGI for the above said work respectively. और हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स बनाए गए, हर पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग वर्क ऑफ स्कोप बनाए गए और इनको पार्टीज को हैंड ओवर कर दिया गया, ठीक है। तो इस पैराग्राफ से हमको ये पता लगता है कि 5 कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूट हुए हैं और 5 हम ऐसे भी बोलेंगे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? डिफरेंट। ऑल्दो काम एक है, अल्टीमेट वर्क एक है, लेकिन सारे काम को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। कहते हैं ना ईच ऑफ द पैकेजेस हैज अ स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज सम जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी अलग टर्म्स एंड कंडीशंस भी, ठीक है। कहते हैं ईच वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर वर्क स्प्लिट अप पैकेजेस कंटेन्स एन आर्बिट्रेशन क्लॉज, नेमली सब क्लॉज 20.6। नेमली सब क्लॉज का मतलब है कि यहाँ पे जज यहाँ पे रेफर कराना चाहते हैं कि आप हर एक कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया गया, एक मेन पैकेज को स्प्लिट कर दिया गया है इन डिफरेंट 5 कॉन्ट्रैक्ट्स और हर कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, ठीक है। कहते हैं ड्यूरो फेल्गोरा हैड ऑल्सो एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट गारंटी dated 2012 guaranteeing due performance of all works awarded to Duro Felgora and FGI। कहते हैं साथ ही साथ इन्होंने एक कॉर्पोरेट गारंटी भी एग्जीक्यूट की है, ये कहते हुए कि ये गारंटी लेते हैं कि जो भी काम इनको दिया गया है या ड्यूरा को या इसकी सब्सिडरी एफजीआई को वो प्रॉपर टाइम पर और सही मैनर में कंप्लीट करें।
कहते द सेट कॉर्पोरेट गारंटी हैड इट्स ओन आर्बिट्रेशन क्लॉज नेमली क्लॉज नंबर 8। और ये एक छठा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जहां हम लोगों ने बोले थे ना 6 कॉन्ट्रैक्ट है, ये छठा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो 5 तो ऊपर पैकेजेस के 5 कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए थे और एक अभी ये छठा कॉर्पोरेट गारंटी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, कहते हैं इन एडिशन ड्यूरो फेल्गोरा एंड एफजीआई हैव एग्जीक्यूटेड अ ट्रीपार्टिएट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद जीपीएल। साथ ही साथ इन्होंने सर एक एमओयू भी साइन किया है 3 पार्टीज। ट्रीपार्टिएट का मतलब क्या है? 3 पार्टीज। 3 पार्टीज का मतलब यहाँ पे कौन कौन? एक ड्यूरो फेल्गोरा, एक एफजीआई और एक यहाँ पे पोर्ट। ठीक है, इन द सेट MOU, Duro Felgora and FGI have agreed to carry out the work as per the priority of documents listed there। और कहते हैं इस MOU में ये लिखा है कि कौन सा काम पहले किया जाएगा, किस तरीके से काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा, किसको प्रायोरिटी पहले देनी। ठीक है, कहते हैं नाउ डिस्प्यूट अरोज बिटवीन दी पार्टीज। अब इन पार्टीज में डिस्प्यूट अराइज हो गया है एंड नाउ GPL कंटेंडेड दैट ऑल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट। सर यहाँ पोर्ट का कहना है कि सर ये जितने भी 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, ये कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट है। सर ये सब मिले जुले हैं। सर ये 5 दिख तो रही हैं लेकिन एक्चुअल में ये है एक ही। एंड 1 आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल शुड बी अपॉइंटेड। और उनके अकॉर्डिंग एक ही आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल बनना चाहिए और ये वो सारे मैटर्स को रिजॉल्व कर दे। ऑन दी अदर हैंड पिटिशनर, लेकिन यहां पे हम बात करें ड्यूरो फेगरा और FGI, ये क्या कहती हैं? इनका कंटेंशन क्या है? डेट ऑल 5 कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल शुड बी अपॉइंटेड। और सर इनका कहने का मतलब है कि हर कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तो हर कॉन्ट्रैक्ट को अलग तरीके से डील किया जाए और हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल भी अपॉइंट किया जाए। अब क्वेश्चन ये है कि GPL का कंटेंशन ठीक है या ड्यूरो का ठीक है? क्या ये 5 कॉन्ट्रैक्ट एक ही के पार्ट हैं या 5 अलग अलग हैं? पहले तो हम देखते हैं कि GPL के लर्नेड काउंसिल क्या कंटेंशन रेज करते हैं। वैसे तो लिखा डिफरेंट आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल्स अपॉइंटेड, हर काम के लिए अलग आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अपॉइंट होंगे। ये इसका आंसर है। आंसर, लेकिन आंसर को पढ़ने से पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर मैटर को कैसे डिसाइड कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एक पर्टिकुलर केस को रेफर किया गया था और वो केस क्या था? क्या लिखा? द लर्नेड सीनियर काउंसिल फॉर GPL रिलाइड अपॉन क्लोरो कंट्रोल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सेवरिन ट्रेंट वाटर प्यूरिफिकेशन INC एंड अदर्स केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कहते हैं इस केस को रेफर किया किसने? GPL के लर्नेड काउंसिल ने, टू कंटेंड दैट, अपने कंटेंशन को प्रूव करने के लिए, दैट वेयर वेरियस एग्रीमेंट्स कंस्टिट्यूट अ कंपोजिट ट्रांजैक्शन। कहते हैं उस पर्टिकुलर केस में डिसाइड किया गया था कि वेरियस एग्रीमेंट कंस्टिट्यूट्स अ कंपोजिट ट्रांजैक्शन। कहते हैं भले ही बहुत सारे एग्रीमेंट, लेकिन वो एक ही ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग है। तो कोर्ट कैन रेफर डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन इफ ऑल एंसिलरी एग्रीमेंट्स are relatable to principal agreement and performance of one agreement is so intrinsically interlinked with other agreements। कहते हैं उस केस में साफ डिसाइड किया गया था कि अगर एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट के बहुत सारे एंसिलरी एग्रीमेंट्स हैं और हर एंसिलरी एग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो वो प्रिंसिपल एग्रीमेंट से ही गवर्न हो रहा है। उस सिचुएशन में हम इस सारे मैटर्स को एक साथ डिसाइड करेंगे। ऐसा डिसाइड हुआ था उस केस में। हम यहाँ पे ऐसे कहना चाहते हैं कि एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट है और उस प्रिंसिपल एग्रीमेंट के बहुत सारे एंसिलरी एग्रीमेंट्स हैं। कैसे एग्रीमेंट्स हैं? एंसिलरी एग्रीमेंट्स हैं। अब ध्यान से कह रहे हैं एक है प्रिंसिपल एग्रीमेंट और उसके अंडर में बहुत सारे एंसिलरी एग्रीमेंट्स हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, इस क्लोरो कंट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अलग अलग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सारे एंसिलरी एग्रीमेंट्स को गवर्न करने के लिए प्रिंसिपल एग्रीमेंट है और वो यहाँ पे अपना काम करे। ठीक है, कहते हैं इवन दाउ, ध्यान से देखिएगा, अभी आगे बढ़िएगा। कहते लिखा इवन दाउ क्लोरो कंट्रोल्स हैज कंसिडर्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ कंपोजिट रेफरेंस और कंपोजिट परफॉर्मेंस। कहते हैं उस केस में कंपोजिट रेफरेंस मतलब सबको एक साथ कंपोज करके एक ही डिसीजन लेने की बात कही गई थी, बट रेशियो ऑफ क्लोरो कंट्रोल्स में नॉट बी एप्लीकेबल टू द केस इन हैंड। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उस केस को हम आज प्रेजेंट वाले केस से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी था और उसके एंसिलरी एग्रीमेंट्स थे। कहते हैं सर यहाँ पे 5 कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में प्रिंसिपल एग्रीमेंट है, ये आपस में एंसिलरी नहीं है किसी एक प्रिंसिपल के। कहते हैं जो ये वाला केस है, प्रेजेंट केस है, इसमें कोई भी प्रिंसिपल एग्रीमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें सारे ही प्रिंसिपल एग्रीमेंट, इसमें प्रिंसिपल और एंसिलरी की कोई बात ही नहीं हो रही। इसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में अलग हैं और अपने आप में वो प्रिंसिपल एग्रीमेंट है, तो आप उनको आपस में कोरिलेट नहीं कर सकते। कहते हैं इन क्लोरो कंट्रोल्स द आर्बिट्रेशन क्लॉज इन द प्रिंसिपल एग्रीमेंट रिक्वायर्ड दैट एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस अराइजिंग अंडर और इन कनेक्शन विद द प्रिंसिपल एग्रीमेंट which could not be settled by friendly negotiation and agreement between the parties would be finally settled by arbitration conducted in accordance with the rule of ICC, International Chamber of Commerce। ICC का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कहते हैं उस पर्टिकुलर केस में, वो क्लोरो वाले केस में लिखा हुआ था सर
कि अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज होगा तो एज पर रूल्स ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम उसको रिजॉल्व करवाएंगे थ्रू आर्बिट्रेशन। लेकिन वहां पे बात हो रही थी इन कनेक्शन विद द प्रिंसिपल एग्रीमेंट, इसको मार्क करिएगा। कहते हैं यहां पे लेकिन द वर्ड्स दे आर ऑन अंडर इन कनेक्शन विद इन द प्रिंसिपल एग्रीमेंट वाज वेरी वाइड। कहते हैं उस प्रिंसिपल एग्रीमेंट में लिखा था या तो प्रिंसिपल एग्रीमेंट में डिस्प्यूट हो या अंडर और इन कनेक्शन विद। कहते हैं ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन पेयर करता है। इन दैट बैकग्राउंड द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल अदर एग्रीमेंट्स बाय रिस्पेक्टिव पार्टीज इंक्लूडिंग थर्ड पार्टीज और नॉन सिग्नेटरीज हैड टू फॉल इन लाइन विद द प्रिंसिपल एग्रीमेंट। कहते हैं उस वर्ड की वजह से वहां पे लिखा हुआ था कि जितने भी एग्रीमेंट उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एग्रीमेंट से रिलेटेड होंगे वो सब इसी में कवर हो जाएंगे। कहते हैं क्योंकि वहां पे साफ लिखा था कि प्रिंसिपल एग्रीमेंट सुप्रीम एग्रीमेंट है और बाकी सारे एग्रीमेंट्स एंसिलरी हैं, जो भी पार्टीज उन एंसिलरीज में होंगी वो उन प्रिंसिपल एग्रीमेंट से ही गवर्न होंगी। इस वजह से वहां पे हमने कंपोजिट परफॉर्मेंस और कंपोजिट रेफरेंस का एक कंसेप्ट लॉन्च किया। बट अभी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये वाला केस बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। In such factual backgrounds, it was held that all agreements pertaining to entire disputes are to be settled via composite reference। तो उस केस में तो composite reference हो सकती थी, composite performance हो सकती थी, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। कहते द केस इन हैंड, अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट केस में। इट स्टैंड्स एंटायरली ऑन डिफरेंट फुटिंग। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारा ये वाला केस बिल्कुल डिफरेंट है। कहते हैं एज डिस्कस्ड अर्लियर ऑल 5 डिफरेंट पैकेजेस as well as the corporate guarantee have separate arbitration clauses and they do not depend on the terms and conditions of the original package number 4TD nor on the MOU which is intended to have clarity in execution of the work। कहते हैं ये जो 5 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं प्लस जो कॉर्पोरेट गारंटी है, कहते हैं ये अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट है। ये अपने आप में सब के सब प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स हैं। ये सब अपने आप में कैसे एग्रीमेंट्स हैं? प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स हैं। सर हम इनको आपस में एंसिलरी नहीं डिक्लेयर कर सकते क्योंकि ये सब अपने आप में प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स हैं। हर प्रिंसिपल एग्रीमेंट में अपना आर्बिट्रेशन क्लॉज है। तो इन दैट सिचुएशन हम इस पर्टिकुलर मैटर को क्लोरो कंपनी वाले केस के तौर पे डील नहीं कर सकते, कंपोजिट मैनर में नहीं कर सकते। कहते हैं और ना ही ये छेओ के छेओ कॉन्ट्रैक्ट उस एमओयू से या उस ओरिजिनल पैकेज से रिलेटेड है। हाँ, एग्जीक्यूशन का तरीका जरूर उसमें लिखा है, लेकिन सर वो प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स नहीं है। कहते हैं ड्यूरो फेल्गोरा बीइंग अ फॉरेन कंपनी फॉर ईच ऑफ द डिस्प्यूट अराइजिंग अंडर न्यू पैकेज नंबर 4 एंड कॉर्पोरेट गारंटी इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल आर टू बी कंस्टिट्यूटेड। क्योंकि कहते हैं यहाँ पे जो एक पार्टी है वो फॉरेन कंपनी है, तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। और मैसेज ड्यूरो फेल्गोरा हैज नॉमिनेटेड मिस्टर जस्टिस DR देशमुख, फॉर्मर जज ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, एज देयर आर्बिट्रेटर। और फॉरेन कंपनी ने यहाँ पे अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है। GPL ने भी अपना एक नॉर्मल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, हु वाज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। और इन दोनों ने मिलकर एक अंपायर डिसाइड किया, हु इज अलॉन्ग विद द अबव 2 आर्बिट्रेटर्स। मिस्टर जस्टिस RM लोधा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इज अपॉइंटेड एज द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर ऑफ द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। और इस केस में हुआ क्या कि दोनों पार्टीज ने अपना एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया एज डिसाइडेड, और उन दोनों आर्बिट्रेटर्स ने मिलकर अपना एक प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया। कहते हैं पैकेज नंबर 6, पैकेज नंबर 7, पैकेज नंबर 8, पैकेज नंबर 9 हैव बीन अवॉर्डेड टू द इंडियन कंपनी FGI। कहते हैं 4 मैटर्स में तो डिसीजन किसके फेवर में आया? FGI के फेवर में। सिंस द इश्यूज अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज आर इंटर रिलेटेड, द सेम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जो यहाँ पे नाम लिखे हुए सारे, शैल सेपरेटली कंस्टिट्यूट डोमेस्टिक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फॉर रिजॉल्विंग ईच ऑफ द डिस्प्यूट कंटेनिंग पैकेज नंबर 6, 7, 8। कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल एक ही इंटर रिलेटेड मैटर्स को डील कर रहा है और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अलग हैं, तो सबका आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल भी अलग होगा, अलग मैनर में इसको डिसाइड किया जाएगा। तो यही हम लोगों ने ऊपर डिसाइड भी किया था। चलो अब आते हैं आज के लास्ट केस पे आते हैं, और इस केस को करने के बाद आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं केस नंबर 4 क्या कहता है। कहते हैं केस नंबर 4 अगेन 2 पार्टीज यहाँ पे कौन कौन सी लिखी हैं? हिमांगनी एंटरप्राइजेस, हम यहाँ पे ऐसे बोलेंगे हिमांगनी, प्लस साथ में लिखा है कमलजीत सिंह आलूवालिया। और हम यहाँ पे अच्छा ऐसे भी बोलते हैं, छोड़िए हिमांगनी भी छोड़िए, यहाँ पे हम ऐसे बोलेंगे कि ये टेनेंट है और ये लैंडलॉर्ड। एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट, ठीक है। कहते हैं अगेन आर्बिट्रेशन एंड कंसिडरेशन एक्ट 1996 उसका सेक्शन 8। कहते हैं टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, एक रेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है इन 2 पार्टीज के बीच में। और यहाँ पे रेंट वाली पार्टी कौन सी है? हिमांगनी एंटरप्राइजेस। और किसने रेंट पे दिया हुआ है? ओनर कौन है? कहते हैं कमलजीत सिंह आलूवालिया, ठीक है। मैटर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, ध्यान से। आर्बिट्रेशन क्लॉज इन दी कॉन्ट्रैक्ट, कहते हैं रेंट एग्रीमेंट है, एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट रेज होता है तो वो डिस्प्यूट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा, ठीक है। कहते हैं लैंडलॉर्ड इनिशिएटेड सिविल प्रोसीडिंग्स फॉर एविक्शन। कहते हैं लेकिन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होने के बावजूद, आर्बिट्रेशन क्लॉज होने के बावजूद
जो कमलजीत सिंह आलूवालिया हैं उन्होंने अपने टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी से निकालने के लिए सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल किया। कहते हैं सिविल कोर्ट रिफ्यूज टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन, लेकिन वहाँ हिमांगनी इंटरप्राइजेस ने क्वेश्चन रेज किया कि सर हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन क्लॉज है, तो फिर कमलजीत सिंह आलूवालिया कोर्ट कैसे आ गए, हमारा ये पर्टिकुलर मैटर तो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होना चाहिए। कहते हैं लेकिन सिविल कोर्ट ने वहाँ पर हिमांगनी इंटरप्राइजेस के उस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने बोला कि इस तरीके के मैटर्स को हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, ऐसा मिलता जुलता केस हम लोगों ने पुरानी क्लास में भी पढ़ा था जहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बीच में आ गया था, और वहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बोला था कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड मैटर्स को हम डायरेक्ट कंज्यूमर फोरम में डील कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। तो वहाँ पे बोला गया था यस, यहाँ पे भी यही बोला गया। वेदर करेक्ट, क्या सिविल कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है ये कहते हुए कि ये जो मैटर्स हैं ये टेनेंसी के रिगार्डिंग है, ये जो मैटर्स हैं ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच के हैं, ऐसे मैटर्स को हम कोर्ट के थ्रू ही रिजॉल्व करेंगे, ऐसे मैटर्स में आर्बिट्रेशन क्लॉज का कोई रिलेवेंस नहीं। क्या ये ठीक है? यहाँ पे बोला गया हाँ बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहती है बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस को जजमेंट देते समय बहुत इंपॉर्टेंट एक जजमेंट सुनाई, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज इस पर्टिकुलर केस में पढ़ने के लिए। आइए देखते हैं क्या कहते। लिखा था अपेलेंट, अपेलेंट कौन है? हिमांगनी इंटरप्राइज, हिमांगनी। और हिमांगनी है कौन यहाँ पे? तो कहते हैं यहाँ पे टेनेंट है। चलो ठीक है। कहते लिखा था अपेलेंट इज द डिफेंडेंट वेयर एज द रिस्पॉन्डेंट इज द प्लेंटिफ इन अ सिविल सूट। और जो रिस्पॉन्डेंट है वो उस पर्टिकुलर सिविल कोर्ट में कौन थे, सिविल सूट में कौन थे? प्लेंटिफ। मतलब ये रिस्पॉन्डेंट यहाँ पे कौन है? आलूवालिया, लैंडलॉर्ड कमलजीत सिंह आलूवालिया। तो केस स्टार्ट किसने किया था? पहले स्टार्ट किया था कमलजीत ने, कमलजीत ने इवेक्शन का केस स्टार्ट किया था। किसका केस स्टार्ट किया था? इवेक्शन का, कि मेरी प्रॉपर्टी को खाली करवाया जाए, और ये सिविल कोर्ट पहुंच गए थे। किसके अगेंस्ट? हिमांगनी के अगेंस्ट। लेकिन हिमांगनी ने सिविल कोर्ट में क्वेश्चन रेज कर दिया, हिमांगनी इंटरप्राइजेस ने, कि सर हमारे बीच में तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, मैटर सिविल कोर्ट डील नहीं कर सकती। लेकिन सिविल कोर्ट ने बोला हिमांगनी आपका कंटेंशन गलत है, मैटर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये टेनेंसी का मैटर है। आइए देखते हैं। कहते लिखा द रिस्पॉन्डेंट हैज फाइल्ड अ सिविल सूट। रिस्पॉन्डेंट यहाँ पे कौन है? कमलजीत सिंह आलूवालिया। ही हैज फाइल्ड अ सिविल सूट अगेंस्ट द एपेलेंट, कौन है? हिमांगनी, इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर एविक्शन एंड फॉर रिकवरी ऑफ अनपेड एरियर्स ऑफ रेंट एंड ग्रांट ऑफ परमानेंट इंजंक्शन। कहते हैं यहाँ पे कमलजीत सिंह आलूवालिया ने बोला था सर एक तो हमारी प्रॉपर्टी खाली करवाई जाए, जो पुराना रेंट हमारा बकाया है वो दिलवाया जाए, और इनको परमानेंटली मना कर दिया जाए कि अभी हमारी प्रॉपर्टी पे नहीं रुक सकते। ठीक है। कहते द एपेलेंट ऑन बीइंग सर्व्ड विद द नोटिस ऑफ द सिविल कोर्ट, जैसे ही मांगनी एंटरप्राइज को इस पर्टिकुलर सिविल कोर्ट की नोटिस आई, इट फाइल्ड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। तुरंत उन्होंने सेक्शन 8 में अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए ये एप्लीकेशन डाली, डेट ऑन द ग्राउंड दैट द सूट वाज फाउंडेड ऑन द लीज डीड। कहते हैं सर जो ये सूट फाइल किया जा रहा है ये हमारे लीज डीड के बेसिस पे किया जा रहा है, और हमारे बीच में जो लीज डीड साइन हुई है विच कंटेन्ड एन आर्बिट्रेशन क्लॉज फॉर रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ द लीज डीड बिटवीन द पार्टीज, एंड व्हेन एडमिटेडली द dispute had arisen in relation to the suit premises, the same were governed by the terms of the lease deed। वहाँ तुरंत क्वेश्चन रेज हुआ कि सर हमारे बीच में तो लीज एग्रीमेंट है, और उस लीज एग्रीमेंट में साफ लिखा हुआ है कि अगर इस लीज के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करवाएंगे। और सर जब वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होगा तो फिर ये पर्टिकुलर कोर्ट इस पर्टिकुलर मैटर को डील नहीं कर सकती। लेकिन सिविल कोर्ट ने उस कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया ऑफ हिमांगनी इंटरप्राइज, बट द ट्रायल कोर्ट रिजेक्टेड द एप्लीकेशन। ट्रायल कोर्ट ने बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्टिकुलर मैटर हम आर्बिट्रेशन के पास रेफर नहीं कर सकते, ये पर्टिकुलर मैटर हम ही डील करेंगे। ऑन अपील हाई कोर्ट ऑल्सो डिसमिस द अपील। सर फिर उसके बाद हिमांगनी इंटरप्राइज हाई कोर्ट पहुंची, हाई कोर्ट ने भी हिमांगनी के कंटेंशन को एक्सेप्ट नहीं किया। इस वजह से हिमांगनी इंटरप्राइज अब कहाँ आ गए हैं? सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ पे भी इनकी अपील को क्या कर दिया गया? डिसमिस। क्योंकि कुछ नेचर यहाँ इस केस में बताया जाएगा कि कुछ नेचर के कुछ ऐसी प्रोसीडिंग्स होती हैं, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकते। क्या है? कहते लिखा इन ओवर कंसिडर्ड ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट कहती है द क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड इन द अपील रिमेन्स नो लॉन्गर रेस एटिंगरा एंड स्टैंड्स आंसर्ड बाय 2 डिसीजंस ऑफ दिस कोर्ट। कहते हैं जो ये पर्टिकुलर मैटर रेज हुआ है सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट कहती है ये कोई नया मैटर नहीं है, ये पहले मैटर हम ऑलरेडी 2 डिसीजन में डिसाइड कर चुके हैं, और वो 2 डिसीजन उन्होंने दोनों के केसेस के नाम पे यहाँ पे नाम लिखे, और कहते हैं अगेन एंड सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द एपेलेंट एंड इन फेवर ऑफ द रिस्पॉन्डेंट। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो किसके फेवर में आया? एपेलेंट के अगेंस्ट चला गया और रिस्पॉन्डेंट के फेवर में आ गया। एपेलेंट के अगेंस्ट का मतलब है कि अगेंस्ट किसके चला गया? अगेंस्ट किसके चला गया? हिमांगनी के। और हिमांगनी का जो कंटेंशन था कि ये पर्टिकुलर मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होना चाहिए, उसको तो गलत साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई नया मैटर नहीं है, हम ऑलरेडी पुराने केसेस में इसको डील कर चुके हैं। और पुराने केस को रेफर करते हुए बोला सो फार एज नटराज स्टूडियो केस इज कंसर्न देयर ऑल्सो द लैंडलॉर्ड हैड फाइल्ड अ सिविल सूट अगेंस्ट द टेनेंट इन द स्मॉल कॉज कोर्ट ऑफ बॉम्बे क्लेमिंग देयर इन द टेनेंट्स एविक्शन फ्रॉम द लीज्ड प्रीमाइसेस। कहते हैं अगर हम ये नटराज स्टूडियो केस को रेफर करें तो सुप्रीम कोर्ट कहती है उस केस में भी लैंडलॉर्ड ने एक सिविल सूट फाइल किया था इन द स्मॉल कॉज कोर्ट बॉम्बे, और उसमें भी आर्बिट्रेशन क्लॉज था और टेनेंट को एविक्शन के लिए वहाँ पे सूट फाइल किया गया था। कहते देयर ऑल्सो द टेनेंट वॉज इंडक्टेड परसुएंट टू लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट।
कहते हैं जिस तरीके से यहाँ पे लीज डीड है वहाँ पे भी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट था और वहाँ पे भी आर्बिट्रेशन क्लॉज के बारे में बोला गया था। बट इन दैट केस ऑल्सो दिस कोर्ट उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने स्पीकिंग थ्रू जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी रिजेक्टेड द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द टीनेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट एंड हेल्ड दैट द सिविल सूट फाइल्ड बाय लैंडलॉर्ड वाज मेंटेनेबल। और कहते हैं उस केस में भी 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यही डिसीजन लिया था कि वहां पे आर्बिट्रेशन के थ्रू वो मैटर रिजॉल्व नहीं होगा, उस पर्टिकुलर मैटर को सिविल कोर्ट के थ्रू ही रिजॉल्व किया जाएगा। कहते हैं इट वॉज हेल्ड दैट द डिस्प्यूट ऑफ सच नेचर कैन नॉट बी रेफर टू द आर्बिट्रेटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और कहते हैं उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला था कि इस तरीके के मैटर्स को हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं करेंगे। कहते हैं पता कैसे लगेगा कि कौन कौन से मैटर्स को हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से मैटर्स को नहीं। तो कहते लिखा है येट इन अनदर केस ऑफ बूज एलन एंड हैमिल्टन आईएनसी दिस कोर्ट, कहते हैं इस पर्टिकुलर बूज एलन एंड हैमिल्टन आईएनसी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बाय 2 जज बेंच स्पीकिंग थ्रू जस्टिस आर जे रविंद्रन laid down that the following proposition of law after examining the question as to which cases are arbitrable and which are non-arbitrable। कहते हैं उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने ये क्लियर किया कि कौन कौन से मैटर्स को हम आर्बिट्रेटर के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से मैटर्स को हम आर्बिट्रेटर के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते। और कहते हैं बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करिएगा। इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर केस के। अगर आप जजमेंट को पढ़ें तो वहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल देते हुए बोला द वेल रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट्स आर। कहते हैं ऐसे कुछ मैटर्स जो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकते वो कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर लिखा है डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू राइट्स एंड लायबिलिटीज विच गिव राइज टू और अराइज आउट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। कहते हैं जितने भी क्रिमिनल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं वैसे कोई भी डिस्प्यूट्स, इसका मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकते। क्रिमिनल मैटर्स आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकते, पहला पॉइंट। सेकंड सर, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स लाइक रिलेटिंग टू डाइवोर्स, रिगार्डिंग जुडिशियल सेपरेशन, चाइल्ड कस्टडी, ऐसे मैटर्स को भी हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते। मार्क कर लीजिएगा, ये सारे एग्जाम्पल्स उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट के हैं जो नॉन आर्बिट्रेबल है, जिनको हम आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं कर सकते। थर्ड नंबर सर, गार्जियनशिप मैटर्स, कि किसको गार्जियनशिप देनी है किसको नहीं देनी, सब कोर्ट का काम है। सिविल कोर्ट में ये मैटर्स डील किए जाएंगे, ये पर्टिकुलर मैटर आर्बिट्रेशन के थ्रू डील नहीं होंगे। फोर्थ, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप मैटर्स, ऑर्गेनाइजेशन की इंसॉल्वेंसी, कंपनी के वाइंडिंग अप, इन सब के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स हैं, वहाँ पे मैटर डील होंगे, आर्बिट्रेशन में ये डील नहीं होगा। टेस्टामेंट्री मैटर्स का मतलब है जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, लाइक विल्स, लाइक लिखा ग्रांट ऑफ प्रोबेट मतलब एक मरने वाले ने अपनी वसीयत बनाई हुई है और मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी उसकी। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मरने वाले ने अपनी कोई वसीयत नहीं बनाई, कोर्ट के थ्रू डिसाइड किया जाएगा कि मरने वाले की प्रॉपर्टी किस में कितने रेशियो में बटेगी। एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट, मरने वाले का डेट था, अब वो डेट किसको कैरी ऑन करना होगा। तो ये सारी बातें टेस्टामेंट्री मैटर्स हैं जो कि आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं होंगे। एंड लास्ट में लिखा एविक्शन और टेनेंसी मैटर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये हमारा इस पर्टिकुलर केस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यही मैटर तो इस केस में डिसाइड होना है। कहते हैं एविक्शन और टेनेंसी मैटर्स गवर्न्ड बाय स्पेशल स्टैट्यूट्स वेयर द टेनेंट एंजॉयज स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविक्शन। कहते हैं यहाँ पे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट बनाए हुए हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट्स हैं, जहाँ पे ये जनरली प्रॉपर्टी, ये जो जितने भी लॉ बनाए गए हैं ये टेनेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए, और ये पर्टिकुलर सारे मैटर्स स्पेसिफाइड कोर्ट में ही डिसाइड होने चाहिए, ना कि आर्बिट्रेशन के थ्रू। तभी देखो लिखा है एविक्शन और टेनेंसी मैटर्स गवर्न्ड बाय स्पेशल स्टैट्यूट्स वेयर द टेनेंट एंजॉयज स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन एंड ओनली द स्पेसिफाइड कोर्ट्स आर कन्फर्ड जुरिसडिक्शन टू ग्रांट एविक्शन और डिसाइड द डिस्प्यूट। कहते हैं क्योंकि वो जो पर्टिकुलर लॉज हैं वो टेनेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए बनाए गए हैं, इस वजह से अगर कोई एविक्शन का ऑर्डर आता है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू नहीं आएगा, वो कोर्ट के थ्रू ही आएगा। ठीक है, कहते हैं ये तो जजमेंट की बात हो गई। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर केस की जजमेंट पे, इस पर्टिकुलर केस का डिसीजन क्या। कहते हैं कीपिंग इन व्यू द लेट डाउन बाय दिस कोर्ट इन अफॉरमेंशन्ड 2 डिसीजन। कहते हैं ये दोनों केसेस को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, एंड अप्लाइंग द सेम टू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस वी हैव नो हेजिटेशन to hold that both the courts below were right in dismissing the appellant's application filed under section 8 of the arbitration act। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट साफ कहती है कि दोनों लोअर कोर्ट ने, मतलब हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ भी गलती नहीं की है, उन्होंने सही मैनर में सेक्शन 8 की एप्लीकेशन को, अपेलेंट की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, एंड देयर बाय वर जस्टिफाइड इन होल्डिंग दैट द सिविल सूट फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट वाज मेंटेनेबल फॉर ग्रांट ऑफ रिलीफ claimed in the plaint
despite parties agreeing to get the dispute arising therefrom to be decided by the arbitrator. और यहाँ पे साफ साफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सिविल सूट में सिविल कोर्ट ने कोई गलती नहीं की है। ये पर्टिकुलर मैटर जो लैंडलॉर्ड ने सिविल सूट के तौर पे रेज किया था वो बिल्कुल ठीक है। एविक्शन के मैटर, टेनेंसी के मैटर्स आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व नहीं हो सकते, इसीलिए एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। ठीक है, कहते हैं द दिल्ली रेंट एक्ट विच डील्स विद द केसेस रिलेटिंग टू रेंट एंड इविक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस। कहते हैं जो ये दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट बना है ये किसके लिए बना है? कहते हैं ये सर उन्हीं केसेस के लिए बना हुआ है जो रेंटल के रिगार्डिंग होते हैं या किसी एक पर्टिकुलर टेनेंट के एविक्शन के रिगार्डिंग है। इट इज़ अ स्पेशल एक्ट, और इस स्पेशल एक्ट में जब लिखा है कि प्रॉपर कोर्ट इस पर्टिकुलर मैटर को डील करेगी तो फिर प्रॉपर कोर्ट ही डील करेगी। कहते हैं भले ही आप दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट को अगर पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है दाउ इट कंटेन्स अ प्रोविजन बाय वर्च्यू ऑफ इट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट डू नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस। कहते हैं ऑल्दो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे एक सेक्शन 3 में लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर एक्ट कुछ प्रीमाइसेस पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्रीमाइसेस पर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है उस प्रीमाइसेस के लिए आर्बिट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं, कहते हैं वहां क्लियर कट लिखा है कि जिन प्रीमाइसेस के ऊपर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा उन प्रीमाइसेस के ऊपर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। कहते हैं लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन इस तरीके से निकाला जाए कि जिसके ऊपर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है उसके ऊपर आर्बिट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल है, ये गलत है। तभी देखो लिखा है दाउ इट कंटेन्स अ प्रोविजन बाय वर्च्यू ऑफ इट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट डू नॉट अप्लाई टू सर्टेन प्रीमाइसेस बट दैट डजंट मीन दैट द आर्बिट्रेशन एक्ट वुड बी एप्लीकेबल टू सच प्रीमाइसेस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस प्रीमाइसेस पे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है उस प्रीमाइसेस पे आप आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एप्लीकेबल करते हैं। कन्फरिंग जुरिसडिक्शन ऑन द आर्बिट्रेटर टू डिसाइड द इविक्शन रेंट डिस्प्यूट। कहते हैं आर्बिट्रेटर ऐसे मैटर्स को ऐसे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व नहीं कर सकता। कहते हैं इन सच अ सिचुएशन द राइट ऑफ द पार्टीज इन द डिमाइज प्रीमाइसेस वुड बी गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एंड द सिविल सूट वुड बी ट्रायबल बाय द सिविल कोर्ट एंड नॉट बाय आर्बिट्रेटर। कहते हैं ऐसी प्रीमाइसेस जहां पे जिन प्रीमाइसेस पे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, या जिन सिचुएशंस पे दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है वहां पे आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के थ्रू मैटर को रिजॉल्व करवाइए, बट वो होंगे सिविल कोर्ट के थ्रू ही। ठीक है, कहते हैं इन अदर वर्ड्स दाउ बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर नॉट एप्लीकेबल टू सर्टेन प्रीमाइसेस but no sooner the exemption is withdrawn or cease to have its application to a particular premises the act becomes applicable to such premises। कहते हैं भले ही सेक्शन 3 साफ कहता है कि कुछ पर्टिकुलर प्रीमाइसेस के ऊपर दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम ये कह दें कि उन प्रीमाइसेस के ऊपर आर्बिट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा और उन प्रीमाइसेस के इविक्शन के रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन के थ्रू प्रोसीडिंग रिजॉल्व करिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। कहते हैं इन दिस व्यू ऑफ द मैटर इट कैन नॉट बी कंटेंडेड दैट द प्रोविजंस ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट वुड देयरफॉर अप्लाई टू सच प्रीमाइसेस। तो कहते हैं ऐसा कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि उन पर्टिकुलर प्रीमाइसेस पर जिन पर आर्बिट्रेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाए, जिनके ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल नहीं है, ये गलत है। एंड इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग डिस्कशन वी फाइंड नो मेरिट इन द अपील विच फेल्स एंड इज अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड। और इसी वजह से यहाँ पे जो हेमांगनी इंटरप्राइजेस का कंटेंशन था ये पर्टिकुलर मैटर तो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व होना चाहिए, वो गलत है। उनकी इस अपील को एंटरटेन नहीं किया गया, अपील डिसमिस कर दी गई। तो बच्चे ये थे आज की क्लास के 4 केसेस जो हम लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली कवर कर लिए हैं। और अब अराउंड आई थिंक सो ये 6th वीडियो थी, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि फेमा की 6th वीडियो, तो 24 केसेस हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। होप सो आपको ये सारे केसेस समझ में आए। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट 4 से 5 केसेस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, इसी पर्टिकुलर चैप्टर के। टिल देन गुड बाय, एंजॉय योर डे, बाय बाय।